कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। एक बार फिर समझा दे रहे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जाइए, समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। चुपचाप हमने a बराबर 100 वर्ग सेमी लिख दिया बेटा, और सभी को जानकारी है कि 100 वर्ग सेमी को 10⁻⁴ वर्ग मीटर कहते हैं। कह रहा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन पर कूलाम है। E बराबर 100 न्यूटन पर कूलाम लिख दिए। हमसे कह रहा है कि प्लेटों के मध्य कितना आवेश होगा। यहाँ पर देखो सूत्र लगाए, Q बराबर C इंटू B। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का सूत्र होता है A एप्सिलॉन नॉट बटे D। जैसा कि आप पढ़े हो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर B बटा D, तो B बराबर E इंटू D। B से D कट गया। A का मान 100 × 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट का मान पता रहता है 8.85 × 10⁻12, और E का मान 100। तो 2 0 2 0 10⁴, ऋण 4 कट गया, यही बच गया, मात्रक कूलाम है। तो चौथे का खा खंड है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हो? तो मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f लिखा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक अपने मन से लिख लो, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। जल्दी लिखिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। कह रहा है किसी लेंस को जल में डुबोने पर क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको पीछे हम जो है प्रकाश पढ़ाते समय बताए थे कि अगर किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोते हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। क्या घटना होती है? एक्चुअली में हम किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो सकते हैं, उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो सकते हैं, और उस लेंस के पदार्थ के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा था, पढ़ा था कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के समान हो, तो लेंस जो है पारदर्शक प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है, फोकस दूरी अनंत हो जाती है। और लेंस को जब जो है लेंस के पदार्थ के कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस की प्रकृति वही रहती है, फोकस दूरी बदलती है, परिमाण बदल जाता है, कम ज्यादा हो जाती है। और लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में जब डुबोते हैं तो प्रकृति बदल जाती है, उत्तल लेंस अवतल की तरह, अवतल लेंस उत्तल तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन बेटा ये फोकस दूरी थी, हमको क्षमता बताना है, तो क्षमता उल्टी उल्टी होगी। लिख लीजिए, किसी लेंस को द्रव में डुबोए जाने पर लेंस की क्षमता निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, लंबा होना चाहिए। 3 नंबर के लिए इतना थोड़ा थोड़ा जगह छोड़े हो नहीं। निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। नंबर 1, यदि लेंस के पदार्थ व द्रव का अपवर्तनांक समान हो, लेंस के पदार्थ व द्रव का अपवर्तनांक समान हो तो क्या होगा सिद्धार्थ? तो क्षमता 0 हो जाएगी। फोकस दूरी अनंत लेकिन क्षमता
शून्य। ठीक है, नयानंद बोले लगा, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक समान हो तो लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी। नंबर 2, यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो तो क्षमता का परिमाण घट जाएगा। ठीक है, क्षमता का परिमाण घट जाएगा। नंबर 3, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तीन नंबर वाले ज्यादा जगह छोड़ा करो बेटा। क्या बोले? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो तो क्षमता की प्रकृति बदल जाएगी। ठीक है, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन। प्रकृति बदल जाएगी। गा खंड देखो बेटा, चौथे का गा, सभी बच्चे चौथे का गा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। एक समान देखो वैद्युत फ्लक्स, सभी लोग ध्यान दो, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मात्रक क्या होता है? हाँ बेटा, हाँ, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब फ्लक्स निकालना है। वेक्टर ई बराबर देखो दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2I प्लस 3J माइनस 4K और क्षेत्रफल वेक्टर दिया है -4K। फ्लक्स I बराबर ई डॉट वेक्टर ए 2I प्लस 3J माइनस 4K डॉट माइनस 4K। इधर क्लियर? यहां I और J 0 0 है तो ये दोनों 0 0 हो गया। 4 चौक 16 वोल्ट मीटर। ये सवाल लग गई। परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा बोले, बोले बेटा, परिभाषा, परिभाषा बोले। सबको किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है।
देखो बेटा, चौथे का घर अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थों में अंतर बताओ। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब ये कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं कि लिखा भी दूं, बता दे रहा हूं। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, अनुचुंबकी, लौह चुंबकी, प्रतिचुंबकी पदार्थों में अंतर। सबसे पहला, अनुचुंबकी पदार्थ का अपना स्वयं का धनात्मक चुंबकत्व होता है। लौह चुंबकी पदार्थ का खुद का धनात्मक चुंबकत्व अधिक तीव्रता का होता है। प्रतिचुंबकी पदार्थों का चुंबकत्व ऋणात्मक होता है। इनका धनात्मक होता है, इनका अधिक धनात्मक, और इनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकी पदार्थ को रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा बढ़ जाती है। लौह चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। दो अंतर हो गया। तीसरा है, इनकी चुंबकीय धारशीलता कम होती है, इनकी ज्यादा होती है, इनमें होती ही नहीं। चौथा, ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व कम होता है। ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व बहुत अधिक कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व बढ़ता है। पांचवा, अगर दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच अनुचुंबकीय छड़ लाई जाए तो वो हमेशा जो है दोनों चुंबकीय ध्रुवों के दिशा में खड़ी होगी या रुकेगी। ऐसे लौह चुंबकीय छड़ को दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लाया जाए तो वह भी चुंबकीय अक्ष के दिशा में रुकेगी। प्रतिचुंबकीय छड़ को अगर दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लाया जाए तो वह चुंबकीय अक्ष के लंबवत रुकेगी। 5 डिफरेंस होगी, बहुत है क्या बताइए। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है अनुचुंबकी, लौह चुंबकी, प्रतिचुंबकी पदार्थों में अंतर है। समझ आया? कोरोना खा गया है इसको, नेहा ध्यान गई ना कोरोना। हाँ, अंगाखंड देखिए जरा, एक भयानक सी फोटो बनी है। फोटो के आधार पे आई का मान निकालना है, लेकिन 3 नंबर की सवाल है। तो देखिए जरा, सभी लोग जो है कमर कस के देखने का प्रयास करिए। कैसे चित्र है, यहां गौर से देखो। 2 एम्पियर तीर किधर बना है जरा बताओ तो, इधर की ओर। आई इस पर तीर किधर बना है, 1 एम्पियर। इधर 2 एम्पियर, इधर I1। क्यों पे देखो जरा, अंदर की ओर I2। नेहा नहीं देख रही हो, नेहा आज अस्कर सर क्या छुट्टी थी क्या? कब कहा था बारे ना है बुधवार है वो है। हाँ यहाँ देखो जरा, हो गया। चलो संदीप है, आपको डर लगने लगा। सीधा मास्टर कहा कहीं। हाँ इधर देखो, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित 2 नियम। पहला है सिग्मा आई बराबर 0, माने किसी संध की ओर आने वाली धाराओं का योग
शून्य से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो अब देखो जरा यहाँ पर सॉरी, आने वाली धाराओं का योग, कौन कौन धारा आ रही बेटा? 2 और 2 बराबर जाने वाली 1 प्लस I1। हर्ष बेटा कोई दिक्कत? तो आराम से I1 का मान आ गया कि नहीं? 2 2 4 में से एक उत्तर आ गया। शेष अब Q पर सॉरी, यहां देखो आने वाली जाने वाली I1 आ रही है, जा कौन कौन नहीं है? बोलो। I1 3 बराबर 1 धन I2, तो I2 बराबर कितना हो गया? दूसरा भी आ गया आंसर। अंकित प्रजापति ध्यान से देखना, संधि R पर कौन धारा आ रही है और कौन आ रही है और जा कौन नहीं है? यही ना? I2 का मान 2 1 3 पे 2 घटावा 18 12 30 आगे 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का खंड, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए और मॉडल की कमियां बताइए। देखो बच्चों, रदरफोर्ड ने जब जो है अल्फा कणों की बम्बाई की स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर, तो इन्होंने पाया अधिकांश अल्फा कण आर पार हो गए। कुछ एक अल्फा कण कुछ कोण बनाते हुए विचलन प्रदर्शित किए, कुछ एकाध अल्फा कण वापस लौट आए। तो इस आधार पे रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को भेद कर पार हो जाते हैं। इसका मतलब परमाणु जो है एक बड़े से खोखले गोले के रूप में है, जिसका ज्यादातर भाग क्या है? खोखला है। और इस खोखले वाले भाग में जो है ऋणात्मक पोर्शन अर्थात इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है। और कुछ एक अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अर्थात वहां धन भाग गए, प्रोटॉन उपस्थित हैं। 30,000 अल्फा कणों में कोई एक अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौटता है, अर्थात बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म भाग परमाणु का ठोस है। तो परमाणु मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर इन्होंने बताया कि परमाणु एक खोखले गोले के रूप में होता है, जिसका बहुत सूक्ष्म 1000वां भाग नाभिक कहलाता है, धनात्मक और ठोस होता है, जहां परमाणु के सभी धन भाग प्रोटॉन और भारी भाग न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के समस्त ऋणात्मक भाग इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन आधार पर परमाणु मॉडल था। फिर इसके बाद इस मॉडल की नेहा ने कमियां बताई। क्या कमी बताई नेहा तुमने? 2। पहली कमी ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर कर रहे हैं तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगिका सिद्धांत के अनुसार गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, अर्थात गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी और इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं छोटी होती जाएंगी और इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, अस्तित्व तो समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये कमी थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड के हिसाब से सतत आना चाहिए, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने सब जो है स्पेक्ट्रम एकल प्राप्त किया था। ठीक है। दीज आर 2 कमियां ऑफ रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। तो लिखा दें। हाँ, 5वें कथा रेडियोएक्टिव पदार्थ की
अर्धायु और क्षय नियतांक को समझाओ, इनमें परस्पर संबंध बताओ। पांचवें का खा खंड देखिए जरा, अर्ध आयु, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अर्ध आयु टी हाफ क्या होती है? कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, या जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचा रह जाता है, वही समय उस तत्व की अर्धायु कहलाती है। जैसे 100 ग्राम रेडियो एक्टिव तत्व है और 5 दिन बाद आओ आप देखो 50 ग्राम बचा रह जाए, तो माने आधा कितने दिन में विघटित हो गया? 5 दिनों में। तो 5 दिन इसकी क्या हुई बेटा? अर्धायु। ठीक है, तो कोई रेडियो एक्टिव तत्व जितने समय में स्वयं की मात्रा का आधा विघटित हो जाए, वही समय अर्धायु कहलाता है। रदरफोर्ड और सोडी फजाल रसल ने ये पता लगाया कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर उसकी जो है प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है। इसे ही रदरफोर्ड और सोडी फजाल का रेडियो एक्टिव विघटन संबंधित नियम कहते हैं। क्या है? विघटन की दर, देखो dN/dt, विघटन की दर अगर यहां माइनस लगा देते कम हो रहा है, ये रेडियो एक्टिव तत्व के प्रारंभिक मात्रा की क्या होता है? आप जानते हो कि dN/dt समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है और नियतांक लेमडी यूज किया जाता है, और अब इसको लिख सकते हैं -dN/n बराबर लेमडा dt। दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन टॉपिक है डी हटाने के लिए, तो 1/n dN बराबर लेमडा 1 dt। कोई डाउट किसी को? आगे देखिए जरा, यहां 1/n का समाकलन log n आधार ई, और यहां लेमडा इंटू टी। कोई डाउट बेटा? और प्लस क्या होता है? समाकलन नियतांक। अब जैसा कि जानते हो t बराबर 0 पर n जो है शुरुआती मात्रा प्रारंभिक मात्रा रहेगी, तो इसमें रखेंगे तो माइनस log e n0 लेमडा इंटू 0 प्लस c का मान -log e n0। कोई डाउट? रख दे समीकरण 1 में। समीकरण 1 देखिए, -log e n बराबर लेमडा इंटू टी -log e n0। इसको इधर लाइए, इधर लाएंगे -log e n प्लस log e n0 माइनस कॉमन ले ले, log m/n तो log n/n0 बराबर, ये माइनस यहां आ गया, ई के ऊपर ये घात हो जाएगी, लघुगणक रूप को घातांक रूप में बना दें। ऐसा जो है समझ रहे हो आप लोग, इस डेरिवेशन को हम एक बार और बताए हुए हैं पिछले वाले अंशाल में। तो ये केमिस्ट्री का है, n/n0 बराबर e की पावर माइनस लेमडा टी, n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। पीछे वाले अंशाल में यहीं तक का डेरिवेशन करना था, लेकिन आज वाले में थोड़ा आगे कह रहा है अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध है। तो यहां पर जो है t बराबर t हाफ, माने जब जो है विघटन अर्धायु समय तक हो, तो ये जो n है ये प्रारंभिक मात्रा का आधा बचेगा। इधर क्लियर? तो यहां जहां n है वहां क्या लिख दें? n0/2, यहां n0 e की पावर माइनस लेमडी टी, n0 कट गया, 1/2 की पावर e की पावर माइनस लेमडी टी।
1/2 का मतलब 2 की पावर माइनस 1 e की पावर माइनस लेमडा टी। घात माइनस गायब कर दो दोनों तरफ, e की पावर लेमडा टी बराबर 2। ये घातांक है, इसको जो है लघुगणक रूप में लिखेंगे तो log आधार e पे 2 बराबर लेमडा टी। और बचपन में बच्चों आप लोगों ने टी का मतलब यहाँ टी हाफ है हर जगह, क्योंकि टी अब टी हाफ हो गया है, ठीक है। तो लेमडा इंटू टी हाफ बराबर log 2 का मान 0.6931। अगर आधार 10 पे log 2 का मान निकाला जाता है तो 0.3010 होता है, लेकिन आधार ई पर log का मान जो है 0.6931 होता है। इसको आपने मैथ में पढ़ा है। और यह संबंध आ जाता है क्षय नियतांक और अर्धानुकाल में। ऐसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे इस तरह से। लेमडा बराबर 0.6931 बटा टी हाफ, या टी हाफ बराबर 0.6931 बटा लेमडा। क्षय नियतांक के बारे में एक और बात जान लीजिए कि बताते कि नहीं, मुझे तो बताए। क्षय नियतांक का व्युत्क्रम औसत आयु कहलाती है। क्या बोले हम? क्षय नियतांक का व्युत्क्रम औसत आयु कहलाती है। मतलब बेटा 1 बटा लेमडा बराबर औसत आयु। 1 बटा लेमडा बराबर क्या होता है? औसत आयु। इधर क्लियर? क्षय नियतांक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? औसत आयु। क्लियर? संबंध आ गया, ठीक है ना बेटा। और ये जान रहे हो कोरोना खा गया है इस बार, कोरोना से कट गया है ये। हाँ, खंडगा, खंडगा सुनिएगा, खंडगा ध्यान से सुनिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हो? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण का निगमन करिए। ये तो भी ताजा ताजा कराए हैं, सबको आता होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है जान लीजिए। किसी धातु सतह पर प्रकाश के आपतित होने से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। जे थॉमसन इसके खोज करता है कि अगर किसी धातु सतह पर प्रकाश निरंतर आपतित होता रहे तो कुछ देर पश्चात उस धातु की प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही घटना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्राप्त इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और अगर इन इलेक्ट्रॉनों को उच्च विभव से आकर्षित किया जाए तो परिपथ में प्राप्त धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। और ऐसे समस्त उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उन उपकरणों को फोटो सेल या प्रकाश विद्युत सेल कहा जाता है। अब इसमें कह रहा है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण का निगमन करिए, तो आप लोग इसको भी निगमन कर लीजिएगा। फिलहाल हम समझा दे रहे हैं। आइंस्टीन के अनुसार जब किसी धातु सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा तुरंत अवशोषित कर ली जाती है। और यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन दो रूपों में खर्च करता है। ऊर्जा की कुछ मात्रा से इलेक्ट्रॉन सतह तक आता है और शेष ऊर्जा से जो है इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर उत्सर्जित होता है। माने आइंस्टीन के अनुसार किसी सतह पर जब प्रकाश फोटॉन आपतित होता है एचन्यू, तो यह ऊर्जा कै रूपों में होती है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जब इस ऊर्जा को अवशोषित करता है तो ऊर्जा की कुछ मात्रा से वो सतह तक आता है, माने कार्यफलन के रूप में खर्च करता है। और शेष ऊर्जा से वो गति करता है, गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। तो आइंस्टीनानुसार किसी सतह पर आपतित प्रकाश फोटॉन ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित होने पर कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होती है। और यक्षन्यू बराबर कार्यफलन ऊर्जा मतलब इस समय आवृत्ति डेली आवृत्ति होगी, और इसको 75 कर दो, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई के। यही जो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है, और आप लोग जो है फेयर कॉपी से लिख लोगे। लो, अभी अभी हमने व्यतिकरण पढ़ाया था, आपको बताया था कि इसकी सवाल एग्जाम में जरूर आती है। नहीं विश्वास है देख लो, 3 नंबर में आ गई, देख लो खुद ही देख लो। 2 तरंगों की तीव्रताओं में 1:9 का, मेरी बात पर भरोसा नहीं करते तुम लोग, देख लो इंपॉर्टेंट है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात। देखो बच्चों कितना सरल सवाल है, कितना सरल। तो देखो जरा, I1 अनुपात I2 कितना दिया है, स्नेहा ओझा, I1 माने A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। तो A1 अनुपात A2 कितना आ गया बेटा, 3 आएगा, 2 नहीं। कह रहा है महत्तम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो कितना सरल सवाल है, 3 नंबर का फर्जी मिल जाता है। बताए थे 3 नंबर आएगा, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, A1 डिफरेंस A2 होल स्क्वायर। नहीं मानोगे, 1 A और 3 A, 4 A का होल स्क्वायर, 1 में 3 गए, 2 A का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, A स्क्वायर स्क्वायर कट गया। ठीक, तो ये जो है देखो 3 नंबर का सवाल है, बताओ सरल नहीं है। जितनी देर आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखा जाएगा उतनी देर में 3 लग जाएगा, आई में फुल नंबर मिलेगा है। तो एक बताए रहे तरंग गति बहुत इंपॉर्टेंट है, जान 2-3 चैप्टर है, 15-20 नंबर आ जाते। तो अब आप समझ रहे हो कि हम खंडघा पहुंच गए हैं। जेनर डायोड कोर्स से बाहर हो गया है, अब ये ऑलरेडी बुक में भी नहीं है, हम पढ़ाए भी नहीं है। विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हो? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए अब जान रहे हो, टाइम नहीं है, कल कराएंगे।